हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 4.2 इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल। ए मेटल पर एयर और वाटर का क्या प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे हमने मेटल क्या लिया है, आयन लिया है, यानी कि लोहा लिया है। यू वुड हैव ऑफन नोटिस डैट आयन ऑब्जेक्ट develop brown deposit when left in open for a few days। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जो भी लोहे की चीज़ें हैं, लोहे के ऑब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर एक भूरी सी परत जम जाती है अगर उनको बाहर ओपन में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। यानी कि कोई भी लोहे की चीज़ है, अगर उसको हम ओपन बाहर में छोड़ देंगे तो हम कुछ दिनों के बाद ये देखते हैं कि उस पर एक भूरी भूरी सी परत चढ़ गई है। In which condition would an iron object develop brown deposit? किन कंडीशंस में आयन ऑब्जेक्ट पर, यानी कि लोहे की चीज़ों पर, ये जो भूरी परत जम जाती है। अब कौन कौन सी कंडीशन वो हो सकती है, इसने दी है। When it comes into contact with dry air only। जब ये लोहे की चीज़, लोहे का कोई भी मटेरियल जब ड्राई एयर के सूखी हवा के कांटेक्ट में आए, यानी कि ऐसी एयर जिसमें वाटर नहीं है, जिसमें नमी नहीं है। When it comes into contact with water only। और जब ये सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में आए। और थर्ड है when it comes into contact with both air and water। और जब ये एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आए, यानी कि ये जो भूरी परत, ये जो ब्राउन डिपॉजिट लोहे के ऊपर जो आ गया है, वो इन तीनों कंडीशन में किस कंडीशन में आएगा। अब इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट इसने कर रखा है, उससे हमें पता लगेगा। लेट अस एक्सपेरिमेंट कि इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन में जो लोहे पर जो भूरी परत जमेगी। क्वेश्चन क्या है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स। आपने ये केयरफुल रहना है जब आप लोहे की कीलों को हैंडल करोगे, ठीक है। टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स। आपने चमकती हुई कुछ क्या लेनी है, लोहे की कीलें लेनी है, यानी कि नई कीलें लेनी है। इफ़ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल्स, अगर आप पुरानी लोहे की कील का यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर टू रिमूव ब्राउन डिपॉजिट फ्रॉम देयर सरफेस बाय स्क्रबिंग देम विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ सैंड पेपर। और अगर आप पुरानी ले रहे हो लोहे की कीलें, तो आपने ऐसा करना है कि एक सैंड पेपर लेना है और उस सैंड पेपर की हेल्प से आपने उन लोहे की कीलों को जो पुरानी है उनको अच्छे से रगड़ लेना है, ताकि जो उनके ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट है, भूरे रंग की जो परत है, वो हट जाए। टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स। आपने 3 ड्राई ग्लास बोतल लेनी है या फिर टेस्ट ट्यूब लेनी है, यानी कि आपने कांच की 3 बोतल ले लो सूखी, या फिर टेस्ट ट्यूब ले लो विद टाइट फिटिंग कैप्स एंड स्टॉपर्स। और उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए टाइट फिटिंग वाला, या फिर स्टॉपर का आप यूज़ कर सकते हैं। लेबल देम ए बी एंड सी। जो आपने 3 बोतल्स ली हैं उस पे एक पे ए लिख दो, एक पे बी, एक पे सी, उनको लेबल कर दो। टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल्स विद ए थ्रेड। आपने 3 लोहे की कीलें लेनी है और उन तीनों को एक एक, मतलब अलग अलग धागे से बांध देना है। प्लेस 1 आयरन नेल्स एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बोतल ए एंड टाइटन द कैप और स्टॉपर। आपने जो ग्लास बोतल ए ली है उसमें आपने क्या करना है, एक नेल को डाल देना है, ठीक है, उसमें उसके अंदर। और उसके अंदर क्या डालना है, उस ग्लास बोतल में क्या डालना है, सिलिका जेल भी डाल देना है। क्या डाल देना है, सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल का क्या काम है वो बता रहा है आगे। सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई। जो सिलिका जेल होती है वो एयर को ड्राई कर देती है, यानी कि एयर में अगर कोई वाटर है, नमी है, तो वो उसको खींच लेती है।
It is the substance that is used in small pouches in some medicine bottles, water bottles, shoe boxes, etc. to keep them dry. ये जो सिलिका जेल के बारे में बता रहा है, ये सिलिका जेल क्या करती है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो पाउचेज़ में यूज़ होता है, स्मॉल पाउचेज़ में यूज़ होता है। जैसे कि अ, एक पाउच के अंदर होता है ये, जैसे कि मेडिसिन बोतल होती है, उनके अंदर होता है ये, वाटर बोतल होती है, उनके अंदर होता है, शू बॉक्सेस होती है, उनके अंदर इसको डाल दिया जाता है पैकेट के रूप में सिलिका जेल, ठीक है? जिससे क्या वो क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर आप कहीं नई बोतल लेते हो, वाटर बोतल लेते हो, तो आपको एक छोटा-सा उसमें पैकेट दिखाई देता है, ठीक है? वो जो पैकेट होता है, उसमें क्या होता है, सिलिका जेल होता है। उसका काम क्या है कि ड्राई रखना, सूखा रखना, ठीक है? नेक्स्ट है प्लेस 1 आयरन नेल्स इन द ग्लास बॉटल बी। अब जो दूसरी आयरन नेल्स ली है आपने, उसको आप किस में डाल दोगे? वाटर बॉटल, जो बॉटल आपने ग्लास बॉटल ली है, उसको बी में डाल देंगे। पॉर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कुक्ड कूल्ड वाटर। आपने उसमें से ताज़ा गरम किया हुआ और उबला हुआ और उबालने के बाद हमने उसको क्या कर दिया? ठंडा कर दिया, उसमें डाल देना है। टू रिमूव डिज़ोल्व्ड गैसेज़, जो उसमें गैसेज़ घुली हुई हैं, वो ताकि वो निकल जाएँ, ठीक है? पहले उसको बॉयल करना है, फिर उसको ठंडा करना है, फिर उसमें आपने डाल देना है। into it until the iron nail is completely dipped in it। और तब तक उस पानी को डालना है जब तक कि वो आयरन नेल उसमें पूरी तरह से ना डूब जाए। जैसा इस चित्र में दिखा रखा है, पानी के अंदर बिल्कुल वो आयरन नेल होनी चाहिए। नाउ pour some oil to form a layer over the surface of the water। अब आपने उसमें क्या डाल देना है? ऑयल डाल देना है। ऐसे ऑयल की एक लेयर डाल देनी है। आपको पता है ऑयल जो होता है वो पानी से हल्का होता है और ऊपर तैरने लगता है। तो ऑयल की आपने उसके ऊपर एक लेयर बना देनी है उस पानी के ऊपर। द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर। जो लेयर होती है ना, ऑयल की जो लेयर होती है, जो ऑयल की जो परत होती है, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाएगी और वो क्या करेगी? वो अब बाहर से, ठीक है, हवा को उसके अंदर नहीं आने देगी, ठीक है? वो बाहर की हवा को रोक देगी उस पानी में अंदर जाने के लिए, ठीक है? कैप द ग्लास बॉटल टाइटली। और फिर इस ग्लास बॉटल को भी यानी कि बी को भी अच्छे से ढक्कन से टाइट कर देना है। अब आई बॉटल सी की बारी। प्लेस वन आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल सी। और एक जो आयरन नेल जो तीसरी थी उसको हमने बॉटल सी में डाल देना है। एंड पोर सम वाटर सो डैट द आयरन नेल इज पार्शली डिप्ड। उसके अंदर कुछ आपने पानी डाल देना है और इस तरह से डालना है कि वो पूरी तरह से ना डूबे, यानी कि कील का कुछ पार्ट पानी के अंदर रहे और कील का कुछ पार्ट पानी के बाहर रहे। कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉपर्ड। अब इस ग्लास बॉटल में आपने क्या करना है? ढक्कन नहीं लगाना है, ठीक है? दिस अलाउज द आयरन नेल टू कम इनटू कांटेक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर एज शोन इन फिगर। और इससे क्या होगा कि जो आयरन नेल है वो दोनों के कांटेक्ट में आ जाएगी। वाटर के कांटेक्ट में भी आ गई और ढक्कन क्योंकि खुला हुआ है इसलिए एयर के कांटेक्ट में भी आएगी, क्योंकि इसमें इसके अंदर एयर जा सकती है। यानी कि जो तीसरी वाली जो कील हमने डाली है वो पानी के कांटेक्ट में भी है और एयर के कांटेक्ट में भी है। प्लेस ऑल द ग्लास बॉटल्स अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस फॉर 8 to 10 डेज। आपने सभी जो ग्लास बॉटल है उनको अनडिस्टर्ब, अब हिलाना डुलाना नहीं है, आपने एक रूम टेम्परेचर में उसको रख देना है, कमरे में रख देना है और उसको हिलाना डुलाना नहीं है। और 8 से 10 दिनों तक जो भी उसमें चेंज हो रहा है उसको आपने देखना है कि उन कील्स में जो नेल्स हैं उनमें क्या चेंज हो रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 में रिकॉर्ड करना है। देखो बॉटल ए, प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसमें तो वाटर था ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ एयर, यस, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई? ठीक है, ऐसे ही बी में, ऐसे ही सी में आपने देखना है। अभी आगे बता रहा है कि क्या होगा, ए बी और सी में क्या होगा ये आगे बताएगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता लगा, क्या कंक्लूड किया आपने, किस नतीजे पर पहुंचे आप? It is observed in glass bottle A and B that
द आयरन नेल डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। यह पाया गया या यह देखा गया कि जो बोतल ए और बी, ठीक है, डेट द आयरन नेल डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। जो बोतल ए और बी में आयरन नेल्स थी, उनके ऊपर कोई भी ब्राउन डिपॉजिट नहीं हुआ, कोई भी उस पर भूरी परत नहीं बनी। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती है? दिस इंडिकेट्स दैट ब्राउन डिपॉजिट और डिकलरेशन on the iron nails do not develop when the iron nail is kept in dry air alone or water alone bottle beam। ये ऑब्जर्वेशन हमें यह बताती है कि जो ब्राउन डिपॉजिट यानी कि जो भूरी परत या फिर उस कील का रंग बदल जाना, रंग में जो परिवर्तन आया, ठीक है, डिस कलरेशन हुई है ऑन द आयरन नेल डू नॉट डेवलप, वो डेवलप नहीं होगी, नहीं बनेगी भूरी परत जब जब आयरन नेल को क्या या तो ड्राई एयर में रखा जाए, ठीक है, या फिर सिर्फ पानी में रखा जाए, तो उस पे कोई भी भूरी परत नहीं जमेगी, ठीक है। सूखी हवा में रखा जाए या फिर उसको सिर्फ पानी में रखा जाए तो किसी तरह का कोई ब्राउन डिपॉजिट उसके ऊपर नहीं हुआ। हाउएवर इन ग्लास बोतल सी, जबकि ग्लास बोतल सी में द आयरन नेल शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट, और जो आयरन नेल्स थी वो उसके ऊपर क्या आ गया, ब्राउन डिपॉजिट आ गया, भूरी परत उसके ऊपर जम गई। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर दिस डिपॉजिट टू डेवलप। ये यह बताता है कि प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर, वाटर और एयर अगर दोनों की प्रेजेंस हो, ठीक है, तो इसके कारण फिर क्या हो जाता है, ब्राउन डिपॉजिट उसके ऊपर आ जाता है। ये जरूरी है, ठीक है, ब्राउन डिपॉजिट अगर वो आ रहा है उसके ऊपर तो क्या जरूरी है उसके लिए, वाटर और एयर दोनों जरूरी है। Thus, most air is responsible for the development of brown deposit on object made of iron। इसलिए मोइस्ट एयर यानी कि ऐसी एयर जिसमें वाटर हो, यानी कि नम हवा, इसलिए नम हवा जो लोहे के जो ऑब्जेक्ट पर जो ब्राउन डिपॉजिट जमता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। इस ब्राउन डिपॉजिट को यानी कि इस भूरी परत को जो उसके ऊपर जम गई है उसको रस्ट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं जंग। हम कहते हैं ना जंग लग गया लोहे को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो रस्ट के बनने का यानी कि जंग लगने का जो प्रोसेस है जो लोहे के ऑब्जेक्ट पर होता है, ठीक है, लोहे से बनी वस्तुओं के ऊपर होता है, जो ये जो जंग लगता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, यानी कि जंग लगना बोलते हैं। मैनी अदर मेटल आल्सो एग्जिबिट डिसकलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर। बहुत से मेटल जो दूसरे मेटल हैं लोहे को छोड़कर, बहुत से दूसरे मेटल भी वो क्या डिसकलरेशन को शो करते हैं, यानी कि उनके भी रंग में परिवर्तन आ जाता है जब उनको एटमॉस्फेयर में रखते हैं, खुले में रखते हैं। Have you noticed the formation of a green coating on the surface of copper object or a black coating on the surface of silver object? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो ग्रीन जो जो तांबा होता है यानी कि कॉपर होता है, कॉपर के सरफेस पर, ठीक है, कॉपर से जो बनी हुई चीज़, कोई भी कॉपर की थाली है या लोटा है, कॉपर के से बनी हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर हरे रंग की कोटिंग आ जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है। और जो चांदी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, सिल्वर से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर ब्लैक रंग की कोटिंग यानी कि ब्लैक परत जम जाती है। ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेसेस caused by air, water और अदर सब्सटेंसेस इज नोन एज कोरेजन। कि ग्रेजुअल धीरे धीरे मेटल सरफेस के ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर एयर के कारण, वाटर के कारण या दूसरे सब्सटेंसेस के कारण जो धीरे धीरे जो मेटल है वो क्या हो रहा है,
खराब हो रहा है, ठीक है, मेटल के धीरे-धीरे खराब होने को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। और मेटल किसके कारण खराब हो रहा है? एयर के कारण, वाटर के कारण या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस भी हो सकता है। जो मेटल वो खराब हो रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कम हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री? क्या आप जानते हैं कि जो लोहे पर जंग लगना हमारी हमारे देश में एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन enormous amount of money is spent to replace or repair iron structure damaged due to rusting. हर साल हर साल इस जंग लगने के कारण जो हमारे जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर जो डैमेज हो गए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, यानी कि दोबारा दूसरी बनाने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए हर साल, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जो धन है, जो मनी है, वो खर्च हो जाती है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेवरल मेथड। लोहे पर जंग लगना बहुत सारे मेथड्स के द्वारा रोका जा सकता है, जैसे कि पेंटिंग करके, उसके ऊपर तेल की परत चढ़ा के, ग्रीस देकर और अप्लाइंग ए प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ जिंक मेटल, या फिर जिंक मेटल की एक परत चढ़ाकर, ठीक है, ऑन आयरन। अगर हम अगर हम लोहे के ऊपर पेंट कर दें, ऑयलिंग कर दें, ग्रीजिंग कर दें या फिर उसके ऊपर जिंक मेटल की परत चढ़ा दें, तो उस पे फिर हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। और जिंक मेटल की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड। और हम इसके बारे में हायर ग्रेड में, यानी कि बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिनेटिंग फैक्ट, द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। The iron pillar of Delhi was made in the time of Chandragupta II, more than 1600 year ago. देखो, दिल्ली में एक पिलर है, लोहे का पिलर है, जो आज से लगभग 1600 साल पहले बनाया गया था। और उस टाइम जो राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त टू, यानी कि चंद्रगुप्त टू के समय में लगभग 1600 साल पहले दिल्ली में एक लोहे का खंभा, लोहे का पिलर बनाया गया था। इट इज़ अबाउट 8 मीटर हाई, ये लगभग 8 मीटर ऊंचा है, एंड वेज मोर देन 6000 किलोग्राम, और इसका जो वजन है वो लगभग 6000 किलोग्राम है। What is interesting about this iron pillar is that despite of all this year of facing winds, rainfall and intense weather, it has barely any rust. और इस पिलर के बारे में, इस लोहे के पिलर में इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सालों, ये जो साल बीत गए, 1600 साल बीत गए, इन सालों में उसने विंड का, हवाओं का, रेनफॉल का, बारिश का, और जो ये वेदर था, बड़ा ही तीव्र वेदर था, मौसम था, उसका उसने सामना किया, मगर फिर भी उसमें कोई भी जंग नहीं लगा, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी, इतने साल होने के बावजूद भी उस पर कोई भी जंग नहीं लगा। ये इसके बारे में क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात है। इन अदर वर्ड, इट हैज़ बीन मेड इन ए वे दैट इट रेजिस्ट रस्टिंग। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे इस तरह से बनाया गया था कि ये क्या, जंग का विरोध करे, यानी कि इसमें जंग ना लगे, इस तरह से ये खंभा बनाया गया था। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और ये हमें ये बताता है कि, ठीक है, हमें इसके बारे में बताता है खंभा कि भाई उस समय जो हमारी जो मेटल टेक्नोलॉजी थी इंडिया में, ठीक है, उसकी जो स्किल थी वो कितनी विकसित हो चुकी थी। यानी कि हमारे जो भारत के लोग थे, उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता था कि इस तरह की उन्होंने उस पे मटेरियल लगाया कि उस पर जंग ना लगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.3, अफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल। दूसरी मेटल पर
ठीक है, एयर और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक्टिविटी 4.6 है, चलो देखते हैं। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, टीचर इस एक्टिविटी को करके दिखा सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्या आपने सावधानी बरतनी है। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर स्टूडेंट टू वियर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस एंड कीप सेफ डिस्टेंस। ये आपको स्टूडेंट को ये सलाह दी जाती है, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपने आंखों में क्या डाल लेना है, चश्मा डाल लेना है, प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस डाल लेने हैं, ठीक है। और आपने जो डिस्टेंस है वो रखना है, कुछ सेफ डिस्टेंस पे इस एक्सपेरिमेंट को करना है, ज़्यादा नज़दीक जाके नहीं करना। टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने एक क्या लेना है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का रिबन लेना है। मैग्नीशियम आपको पता है एक मेटल होती है, उसका एक रिबन लेना है, ठीक है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। क्लीन इट बाय रबिंग विद ए पीस ऑफ सैंड पेपर, और आपने उसको सैंड पेपर का यूज़ करके उसको रब कर लेना है, उसको साफ कर लेना है। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, आपने उसको क्या, टोंग्स से उसको एक चिमटे से पकड़ना है। इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और कैंडल, और दूसरे एंड को, उस रिबन के दूसरे एंड को आपने जला देना है कैंडल का यूज़ करके या स्पिरिट लैम्प का यूज़ करके, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न, अब क्या, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर। आप ये देखते हैं आप ये देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलने लगता है। कैसे जलेगा, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, चमकदार सफ़ेद फ्लेम के साथ वो जलने लगता है, और फिर वो किस में चेंज हो जाता है, वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। जैसा कि एक चित्र में दिखाया गया है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो एक चमकदार वाइट फ्लेम के साथ जलता है, और बाद में एक पाउडर के, सफ़ेद पाउडर में वो बदल जाता है जलने के बाद। कोलेक्ट इट ऑन द वॉच ग्लास, जो सफ़ेद पाउडर है वो आपने किस में कर लेना है, इस वॉच ग्लास में आपने कोलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो ये आपने वाइट पाउडर इकट्ठा किया है वॉच ग्लास में, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये क्यों बना है ये सफेद पाउडर, ये रिएक्शन से बना है, किस किस के बीच में रिएक्शन से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से बना है ये सफ़ेद पाउडर। देखो, कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ नहीं जल सकती। जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सफ़ेद जो पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वार्म वाटर टू दिस वाइट पाउडर, हमने क्या करना है, इस वाइट पाउडर में गर्म पानी की कुछ बूंदें ऐड करनी है। स्टिर इट, इसको फिर हमने अच्छे से मिला लेना है। एंड चेक इट्स नेचर, और फिर इसकी नेचर को चेक करना है, जैसा आपने वो एसिडिक बेसिक वाले चैप्टर में किया था। रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, आप उस चैप्टर को याद कीजिए जो हमने पहले किया था, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, हमने ये फाइंड आउट करना है ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या वो बेसिक एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसका नेचर कैसा है। यू कैन यूज एनी एसिड बेस इंडिकेटर, आप किसी भी एसिड बेस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। व्हाट अफेक्ट डज दिस सॉल्यूशन हैव ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, ब्लू और रेड लिटमस पेपर पर इस सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो देखो, इसमें चित्र में भी दिखा रखा है आपको। यू वुड ऑब्जर्व दैट इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू,
आप ये ऑब्ज़र्व करोगे, आप ये देखोगे कि जो इसका जो ये सॉल्यूशन है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। रेड वाले को किस में चेंज कर देगा? ब्लू में कर देगा। इसका मतलब क्या है? हैंस इट इज़ बेसिक इन नेचर। और जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, इसका मतलब क्या है? वो बेसिक इन नेचर है। उसका नेचर कैसा है? बेसिक है। जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। अधिकतर जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो इस बात का हमें पता लग गया, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे, वो उनका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। We will discuss this burning of magnesium ribbon further in the chapter changes around us physical and chemical। और इसके बारे में जो मैग्नीशियम रिबन हमने जलाया, इसके बारे में हम आगे आने वाला जो चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, इसमें भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे है, डू यू नो दैट सोडियम इज ए मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज इट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। क्या आपको पता है कि जो सोडियम जो एक मेटल है, उसको कैरोसिन में रखा जाता है? कैरोसिन का मतलब है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है बिकॉज, क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या कर देता है? तेजी से रिएक्शन कर देता है और जलने लगता है। इसलिए इसको हम बाहर नहीं रख सकते सोडियम को, हमेशा इसको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और जब ये ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ए लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है। स्टोरिंग सोडियम इन कैरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। जब हम इसको सोडियम को जब किस में रख देते हैं? कैरोसिन में रख देते हैं, मिट्टी के तेल में रख देते हैं, तो ये जो मिट्टी का तेल है, वो मॉइस्चर और एयर से इसका कॉन्टैक्ट तोड़ देता है, यानी कि फिर वो रोक लेता है मॉइस्चर को और एयर को सोडियम के पास पहुंचने से वो रोक लेता है, फिर उससे रिएक्शन नहीं होती और सोडियम में आग नहीं लगती। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? क्या आप सोडियम के ऑक्साइड की नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं, वो अधिकतर क्या से होते हैं? बेसिक होते हैं। तो जो सोडियम ऑक्साइड होगा, वो भी क्या होगा? नेचर में बेसिक होगा। लेट अस नाउ डिस्कस सम सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बिहेव लाइक मेटल। आओ अब ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में, ऐसे पदार्थों के बारे में डिस्कस करें जो मेटल की तरह बिहेव नहीं करते, यानी कि अब उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि जो मेटल नहीं है। 4.4 सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल इन एयर एंड वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो एयर और वाटर में मेटल से अलग बिहेव करते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट, इसको भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, इस टॉपिक को भी हम। द टीचर में डेमोस्ट्रेट दिस एक्टिविटी। टीचर इस एक्टिविटी को दिखा सकता है, करके दिखा सकता है। क्वेश्चन क्या है? दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म इन ए फ्यूम हुड और वेल वेंटिलेटेड एरिया। जो ये एक्टिविटी हम करेंगे, उसको हमेशा आपने या तो फ्यूम हुड में करना है। फ्यूम हुड क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे जैसे आग लगाई जाए, सारा धुआं क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। ठीक है, एक तरह से वो जैसे हमारी किचन में वो लगी होती है, जो एग्जॉस्ट होता है, वो पूरे धुएं को खींच लेता है और बाहर फेंक देता है। इसी तरह से फ्यूम हुड भी होता है। और वेल वेंटिलेटेड एरिया, या फिर वो एरिया कैसा होना चाहिए? वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें क्रॉसिंग होनी चाहिए कि जो भी गैस बने वो आसानी से बाहर निकल जाए। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूसेस गैसेस विच कैन बी हार्मफुल इफ इनहेल्ड। अगर सल्फर को जलाया जाए तो वो गैसेस प्रोड्यूस करता है, उससे गैसेस पैदा होती है जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। अगर हम उनको सांस के अंदर ले लें तो वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन ए डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। आपने एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में क्या लेना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर की फॉर्म में जो सल्फर है उसको लेना है। अब ये डी फ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है? ऐसा स्पून होता है, देखो ऐसा चम्मच होता है जिसमें जो डंडी है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है? इट इज ए लॉन्ग हैंडल्ड मेटल स्पून यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू सेव
सेफली हीट एंड बर्न सब्सटेंसेस। ये एक लंबी डंडी वाला, लंबे हैंडल वाला मेटल का स्पून होता है, जिसको कहाँ पे यूज़ होता है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी सब्सटेंस को हमने गर्म करना है या जलाना है, तो उसमें इस चम्मच का यूज़ होता है। इफ़ अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये वाला चम्मच हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यू मे टेक अ मेटालिक कैप ऑफ एनी बॉटल, आप फिर किसी बोतल की एक मेटालिक कैप ले सकते हैं। रैप ए मेटालिक वायर अराउंड इट, और इसके चारों तरफ फिर आपने एक मेटालिक वायर लगा देनी है। एंड इट गिव इन द शेप एज शोन इन फिगर, और इस तरह की शेप दे देनी जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। आप अपना मेट ये भी बना सकते हैं, अपना ऐसा चम्मच भी बना सकते हैं। हीट इट ऑन ए फ्लेम, अब आपने इसको गरम करना है। जो आपने क्या लिया है? सल्फर का पाउडर लिया है। एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग, इंट्रोड्यूस द डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इनटू गैस जार और ए ग्लास टम्बलर। आपने जैसे ही सल्फर जलना शुरू होए, आपने उसको, जो डिफ्लैग्रेटिंग स्पून है जिसके अंदर वो जल रहा है, उसको एक गैस जार में या फिर ग्लास ग्लास टम्बलर में डाल देना है। कवर द गैस जार और ग्लास टम्बलर विद द लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। आपने फिर उसके अंदर चम्मच को उसमें डाल दिया, जलते हुए सल्फर को। आपने फिर क्या, उस गैस जार में या ग्लास टम्बलर में ढक्कन लगा देना है, और ये एंश्योर करना है कि जो उसमें गैस बनी है, जलने से जो गैस बनी है, वो बाहर ना आ सके। रिमूव द लिड आफ्टर 3 to 4 मिनट, आपने 3-4 मिनट के बाद ढक्कन को क्या कर देना है? हटा देना है। एंड टेक आउट द डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, और डीफ्लैग्रेटिंग जो स्पून है उसको बाहर निकाल लेना है। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार, आपने थोड़ा सा उसमें गैस जार में थोड़ा सा पानी मिला देना है। क्विकली प्लेस द लिड बैक, और जल्दी से ढक्कन को दोबारा से लगा देना है। एंड शेक इट सो दैट द गैस डिवॉल्व, और आपने उसको हिलाना है ताकि जो गैस उसमें प्रोड्यूस हुई है वो पानी के साथ मिल जाए। अगेन रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, दोबारा से आप उस चैप्टर को याद करो जो आपने पढ़ा था। ठीक है, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस वाला, एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल वाला। यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर, एक एसिड बेस इंडिकेटर का अगर आप यूज करोगे, चेक वेदर द सॉल्यूशन ऑब्टेन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर टू द गैस जार इज एसिडिक और बेसिक इन न्यूट्रल। आपने फिर उस सॉल्यूशन को, जो हमने पानी उसमें मिला दिया था, ठीक, गैस उसमें घुल गई थी, आपने किसी एसिड बेस इंडिकेटर का यूज़ करके ये पता लगाना है, ये चेक करना है उसका जो नेचर है, उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक इन नेचर, आप ये देखोगे कि जो वो सॉल्यूशन है वो कैसा है नेचर में, वो एसिडिक है। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्साइड गैस इज फॉर्म, जब सल्फर को हम जलाते हैं एयर में, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, और क्या बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऑन डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, सल्फ्यूर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड, और जब सल्फ्यूरस ऑक्साइड को जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी के साथ मिलाया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो सल्फ्यूरस अम्ल यानी कि सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो देखो इसमें दिखा भी रखा है, इसने क्या किया भाई, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दिया है? रेड कर दिया है। ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन बना था गैस वाला, उसने क्या किया, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर दिया, यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल डू, क्या सल्फर उसी वे में बिहेव करता है जैसे मेटल करते हैं जब उसको पानी के साथ मिलाया जाता है? एक्टिविटी 4.8 लेट अस एक्सप्लोर, अब एक्टिविटी करते हैं हम। देखो क्या होता है, टेक्स सम
सल्फर पाउडर इन ए ग्लास टम्बलर। अब हमने ग्लास टम्बलर में सल्फर पाउडर लेना है। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, हमें थोड़ा सा उसमें पानी डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? यू मे हैव नोटिस डैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर। आप ये देखते हैं, ये नोटिस करते हैं कि जब सल्फर में पानी मिलाया जाता है तो उसमें कोई भी रिएक्शन, वो पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। Substances like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metal। सब्सटेंसेस, पदार्थ जैसे कि सल्फर और फास्फोरस, वो अलग तरह से बिहेव करते हैं पानी और एयर के साथ। जैसे कि मेटल बिहेव करते हैं वो वैसा बिहेव नहीं करते, वो मेटल से अलग बिहेव करते हैं। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है, ठीक है, पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है, इसमें आग लग जाती है अगर इसको एटमॉस्फेरिक एयर में रखा जाए। जैसे अगर थोड़े से टेम्परेचर में इसको रखा जाए, जैसे रूम टेम्परेचर में रखा जाए, अगर फॉस्फोरस को खुला रखा जाए तो इसमें क्या लग जाती है, अपने आप ही आग लग जाती है, ये एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है। दीज सब्सटेंसेस आर यूजुअली सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ये जो सब्सटेंस हैं वो अधिकतर सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और डल इन अपीयरेंस यानी कि इनमें चमक नहीं होती, ये चमकीले नहीं होते। दे आर नाइदर माइलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो ये मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। एंड दे आर नॉट सोनोरस, और ना ही ये सोनोरस होते हैं, जो हम वीडियो वन में हम पार्ट वन में हम पढ़ चुके हैं। जो मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो इनमें नहीं होती। दे आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल, इन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। देयर ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, और जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा वो अधिकतर क्या होएगा, एसिडिक होएगा नेचर में, ठीक है, उनका नेचर कैसे होएगा, एसिडिक। सम अदर नॉन मेटल आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा। और दूसरे जो नॉन मेटल है, ठीक है, और भी नॉन मेटल है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। These not must not be confused with material such as plastic, glass, wood, rubber and paper। और आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे दूसरे मटेरियल हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है, रबड़ है और रबड़ पेपर है, ये नॉन मेटल नहीं है, ठीक है, आपने इनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। दीज मटेरियल आर नॉट क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल बिकॉज दे आर नॉट एलिमेंट। ये जो मटेरियल हैं जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है, रबर है और पेपर है, ये ना तो मेटल्स हैं और ना ही नॉन मेटल है, बिकॉज दे आर नॉट एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि एलिमेंट ही नॉन मेटल या मेटल है, ठीक है, जो एलिमेंट नहीं है वो ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है। जैसे कि वाटर है, वाटर एलिमेंट हम नहीं कह सकते। वाटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, अब थोड़ा सा बता रखा है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एनिमल एलिमेंट्स। जो मेटल और नॉन मेटल है वो एलिमेंट्स की सब कैटेगरीज है, यानी कि एलिमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, मेटल और नॉन मेटल। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट आर नोन, और आज हमें 118 एलिमेंट के बारे में पता है। दीज एलिमेंट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, और ये जो एलिमेंट है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं सभी मैटर की, यानी कि जितने भी मैटर बने हैं इन्हीं एलिमेंट से ही मिलकर बने हैं। सम आर नेचुरली अकरिंग, इनमें से जो कुछ मेटल है, जो कुछ एलिमेंट हैं वो नेचुरल ही पाए जाते हैं, वाइल अदर आर आर्टिफिशियली मेड इन द लेबोरेटरी। और बाकी जो है एलिमेंट उनको लेबोरेटरी में बनाया गया है। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, और ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते।
यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट इन हायर ग्रेड, और आप एलिमेंट के बारे में और अधिक बड़ी क्लासों में, हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.5, आर नॉन मेटल एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। क्या हमारे दैनिक जीवन में नॉन मेटल जरूरी है? You often observe that many metal in your day-to-day lives because of their distinct properties, such as their lustrous nature, heat, and electrical conductivity and high strength. आपने देखा होगा, मेटल को देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि जो मेटल है आपने उनको ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके कारण, जैसे कि उनमें चमक होती है, ठीक है, और उनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो खूब मजबूत होते हैं। इसके कारण आपने इनको डे टू डे लाइफ में मेटल्स को नोट किया होगा। हाउएवर, दिस शुड नॉट give an impression in your mind that non-metal are not important in our life। हालांकि, ठीक है, आपको इससे अपने दिमाग में ये धारणा नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, मेटल को देखकर आपको अपने दिमाग में ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि जो नॉन मेटल है वो हमारी जीवन में इम्पोर्टेंस उनकी नहीं है। वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी मेटल्स की इम्पोर्टेंस है, नॉन मेटल की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अब ये बता रहे हैं आगे क्या इंपॉर्टेंस है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच इज अ नॉन मेटल एंड विदाउट इट वी शुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं जो कि एक नॉन मेटल है, और इसके बिना हम सर्वाइव नहीं रह सकते, हम जीवित नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना, जो एक नॉन मेटल है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? क्या आप ऑक्सीजन के दूसरे यूजेस भी बता सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं? Carbon is essential in everyday life because it is the building block of all life form। जो कार्बन है ये भी एक नॉन मेटल है, और ये एवरीडे लाइफ में बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितनी भी ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ है ये उनका बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि कहने का मतलब है सभी में, जितने भी जीवित हैं प्राणी हैं उनमें कार्बन होता है। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। और कार्बन, ठीक है, प्रोटीन में भी कार्बन होता है, फैट में भी कार्बन होता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होता है, ठीक है। ये की कंपोनेंट है, ठीक है, प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का, जो ग्रोथ और एनर्जी के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर कार्बन होगा तभी प्रोटीन बन पाएगा, कार्बन होगा तभी फैट बन पाएगी, तब कार्बन होगा तभी कार्बोहाइड्रेट बन पाएगी, ठीक है, जो हमारी ग्रोथ और एनर्जी के लिए क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल। नाइट्रोजन का यूज़ फर्टिलाइज़र, यानी कि जो खाद बनाई जाती है फैक्ट्रियों में, उसको बनाने में और दूसरे केमिकल बनाने में यूज़ होता है नाइट्रोजन का। इट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक मुख्य न्यूट्रिएंट है। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, इसका यूज़ पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ए नॉन मेटल, और आयोडीन का एक सॉल्यूशन जो एक नॉन मेटल है, इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। इसको, आयोडीन के सॉल्यूशन को क्या, जब कोई घाव हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, उसको उसके ऊपर लगाया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, दवाई के रूप में उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस एंड सोसाइटी, लास्ट है हमारा। डू यू नो दैट मैनी मेटल एंड देयर alloys, mixture of two or more metal or non-metal and a non-metal। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे मेटल और उनके अलॉय, अलॉय क्या होता है, या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए तो अलॉय बनता है, या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल को आपस में मिलाकर मिक्स कर दिया जाए तो एक क्या बन जाता है, अलॉय बन जाता है। आर इम्पोर्टेंट फॉर डेली यूज एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, डेली यूज के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। इनसे यूटेंसिल और टूल बनते हैं, बर्तन और औजार बनते हैं।
दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनके लिए और जितनी भी इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सम स्पेशल मेटल आर आल्सो यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, जैसे कि ज़िरकोनियम है ये, ठीक है? ए एरोस्पेस में टाइटेनियम का यूज़ होता है। और सम स्पेशल मेटल, कुछ स्पेशल मेटल है जिनका यूज़ एटॉमिक एनर्जी में होता है, जैसे ज़िरकोनियम, और एरोस्पेस में जैसे कि टाइटेनियम। इन इंडिया मैनी मेटल्स स्पेशली iron and aluminum are recycled to minimize waste and contribute to sustainability। इंडिया में बहुत से मेटल, जैसे कि इसने बताया स्पेशली आयरन और एल्यूमिनियम को, लोहे और एल्यूमिनियम को रिसाइकल किया जाता है और उसके जो वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाता है और कंट्रीब्यूट किया जाता है सस्टेनेबिलिटी के लिए। यानी कि जो भी हम लोहे को और एल्यूमिनियम को हम बड़े ही ध्यान से यूज़ किया जाता है, इसमें इंडिया में उसको बार बार क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।